जब बच्चे पैदा होते हैं तो कभी उनकी सांस उखड़ रही होती है। सेग्रीगेशन स्टैंडर्ड ये इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग्स कहाँ से अडॉप्ट? हमारे पास ये मिथ है कि हम अगर बच्चा शीशे में डाल देंगे तो बच्चा सेफ हो जाएगा। उस शीशे में कुछ भी नहीं। सोने पे सुहागा ये है कि ये छोटे सेंटर्स हैं, उसमें तो डॉक्टर भी नहीं होता, नर्स होता है। नर्स होता डर बेच, तो उस खौफ में लोग पैसे निकालते क्या डिफरेंस प्री मेच्योर बर्ड्स में रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज में? हैं। कराची में हम कहते तो हैं शहरी आबादी, लेकिन यहाँ पे भी बहुत गाँव गोड़ हैं। NICU का भी मतलब आप नाजरीन को बताएं और PICU का मतलब भी थोड़ा थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप बताएं ताकि लोगों को समझ आए। आजकल बड़ा कॉमन है कि बच्चा बोल नहीं रहा। इतना वेल ट्रेंड स्टाफ आप लोगों के पास है या इम्पोर्ट किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अशनाओ, मैं हूं आज़म रज़ाक। नाज़रीन, एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं मुझे भी जिनके बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन जब मैं इनसे मिला, जब मैंने चीज़ों को देखा, जब मैंने परखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर मैंने इन्हें अपने आज स्टूडियो में एक प्यारे से इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर शाहिद रज़ा साहब, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोटोलॉजी के। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले टाइम देने के लिए। आप लोगों को बहुत बिजी जो है ना वो शेड्यूल होता है और मीटिंग्स वगैरह ये वो चलती रहती हैं। तो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं आपकी जर्नी से कि आपकी जर्नी किस तरह आज सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को आपने कैसे ज्वाइन किया? देखिए, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं वो कुछ लोगों में से हूं जिन्होंने MBBS किया और फिर ये तय कर लिया कि क्लिनिकल नहीं बनना और मैनेजमेंट देखनी, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपने हाउस जॉब के दौर में देखी कि डॉक्टर और जो मैनेजमेंट है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, वो आपस में सिंक नहीं है, जिसकी वजह से शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं जो डॉक्टर देना चाहते हुए भी नहीं दे पाते। तो उस दौर से लेकर मैंने फिर अपना हेल्थ मैनेजमेंट में MBA किया और फिर एक NGO को ज्वाइन किया जो पुराने ज़माने में आपको याद होगा, शायद अमन के नाम से स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल, जिसको एक्वायर कर लिया सिंध गवर्नमेंट ने इस वक्त। सो मेरी जर्नी में ज़्यादातर वो ऑर्गेनाइजेशन रही जिनको शायद मैंने स्टार्ट किया है। ओके। 2009 में मैंने उनके साथ काम स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हुई थी। फिर मैंने 2016 में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन को ज्वाइन किया। ओके। तो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन उस वक्त अर्ली फेज़ में थी, उस वक्त 2 ER थे, और जब मैंने उसे छोड़ा 2020 में तो तकरीबन 10 ER के साथ वो काम करी। तो आज तो माशाल्लाह वो और बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। देन आई ज्वाइन AKU। तो AKU में भी मैं जिस इदारे के जिस पार्ट में गया था वो था सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी, उसकी भी बुनियाद रखी गई थी। अच्छा। वो एक रिसर्च सेंटर था जिसमें एक पूरी ट्रॉमा एंड इमरजेंसीज़ के ऊपर रिसर्च होनी थी, ट्रेनिंग होनी थी। तो तकरीबन 2 साल के करीब उसके साथ मैं एसोसिएट रहा। एंड देन फिर मैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोटोलॉजी में आया और हमने ज्वाइन किया, और अगस्त में इसको मैंने ज्वाइन किया। तो उस वक्त हमने अपना पहला चिल्ड्रन इमरजेंसी स्टार्ट किया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल स्टार्ट किया कुरंगी में। अगस्त 2022 में। एंड उसके बाद अब हम सखर में मौजूद हैं, नवाबशाह में मौजूद हैं, गोइंग डाउन द लाइन इंशाल्लाह आज़म बस्ती, सोबराज, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, ये सब पाइपलाइन है, और ये मेरे लिए टारगेट है कि मैं इसे मार्च तक स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, तो आप लोगों को जो पहला सेंटर था वो 2022 में इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ? जी, इन्हीं स्टार्ट किया हमने। अच्छा। उसकी ये समझ लें कि एक हमारे लिए एक चैलेंज ये रहता है गवर्नमेंट के साथ काम करने में और गवर्नमेंट के साथ भी, कि बिल्डिंग तो बन जाती है, उसको चलाने वाले लोग नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बिल्डिंग जो है कोई करीबन 2016-17 से रेडी खड़ी हुई थी और ख़ाली थी। ओके। फिर कोविड आया तो कोविड में इन्होंने इसमें एक फ्लोर जो है स्टार्ट किया, कोविड का सेंटर बना। अच्छा, कोविड सेंटर बना। जब 2020-21 में कोविड डाई डाउन हो गया तो बिल्डिंग फिर खाली हुई। ओके। और 2022 में वो हमारे हवाले तो बिल्डिंग का बनाने का पर्पस क्या था? एग्जिस्टिंग जो सिंध गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी उसमें से कुछ फैसिलिटीज़ को यहाँ शिफ्ट करना था। ओके। वो डेफिनेटली वो SNE होती है और उसमें सामान आना होता है, सारी चीज़ें। हाँ, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है गवर्नमेंट का। तो वो सारा प्रोसेस फॉर्चुनेटली डिले हुआ, जिससे हमें फ़ायदा हुआ और हमें एक बनी बनाई बिल्डिंग मिली। हमने उसे रेनोवेट किया और ये पूरी फैसिलिटी को स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जितनी बड़ी फैसिलिटी इंटेंसिव केयर के लिए हमने इस्टेब्लिश की है पूरे कराची में, और हम ये क्लेम भी करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में टर्शरी केयर का लेवल इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं है इससे बड़ा बच्चों के लिए। अच्छा, असल में हमारी कुछ ऑडियंस ऐसी है जो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज नहीं समझती, तो आसान अल्फाज में ज़रा बताएं व्यूवर्स को कि क्या फैसिलिटी है आप लोगों की? देखिए, जो हमने जब स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें जो नज़र आया कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो कभी उनकी सांस उखड़ रही होती है
और कभी वो सांस ले ही नहीं पाते क्योंकि वो प्री मैच्योर होते हैं। प्री मैच्योर से मुराद वो बच्चा वक्त से पहले जो पैदा हो जाए। राइट। तो वो सारे बच्चों के लिए वो फैसिलिटीज़ या तो अवेलेबल नहीं थी, या अवेलेबल थी तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर अवेलेबल थी। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि एक दिन का कम से कम भी 50 से 70 हज़ार रुपया पर बहुत डे। आसानी से, बहुत आसानी। तो मैं वो कहता ना मोहतात अंदाज़ा बता रहा हूँ, बहुत कम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे ज़्यादा कहीं लग जाते हैं। तो वो जब फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है तो ये समझ लें जो बच्चा एक दिन का हो और 28 दिन तक, उसके लिए वो जो कहते हैं ना शीशा इंक्यूबेटर जी, इंक्यूबेटर मौजूद है। उनके लिए जो उनके लंग्स खोलने के लिए हम जो कहते हैं सरफेक्टेंट डलता है, उसकी ट्रेनिंग और उसकी एक्सपर्टीज़ बहुत लिमिटेड लोगों के पास है। ओके। वो हमारे पास मौजूद है। प्लस उसको खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो वो 47 वेंटिलेटर आज हमारे पास अवेलेबल हैं, सिस्टम में मौजूद हैं, जो चल भी रहे हैं। ऑल ऑफ देम इक्विप्ड विद वेंटिलेटर्स। यस, वेंटिलेटर्स प्लस इंक्यूबेटर इस वक्त हमारे पास 52 हैं, उसमें 47 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। ओके। सो वो दोनों साइड पे यूज़ होते हैं। जो 28 दिन तक का बच्चा उसे हम न्यूनेट कहते हैं और उसे न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में रखते हैं। जो 28 दिन से बड़ा बच्चा होता है वहाँ से लेकर 14 साल तक का वो बच्चा जिसको आईसीयू की ज़रूरत है, क्योंकि आईसीयू हमारी टर्मिनोलॉजी में बहुत आसानी से समझा जाता है, तो हम ये कहते हैं पीडियाट्रिक आईसीयू, एनआईसीयू जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। हाँ, न्यूनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक आईसीयू दो अलग अलग टर्म्स हैं। अच्छा। जो 28 दिन के बच्चे हैं वो न्यूनेटल आईसीयू में जाएंगे, जो 28 दिन से बड़े बच्चे हैं वो पीडियाट्रिक आईसीयू में जाएंगे। ओके। और उसके बाद फिर इंटेंसिव केयर यूनिट जो बड़ो अडल्ट का होता है वो एक सेपरेट होता है। उसके भी हमारे पास पीडियाट्रिक आईसीयू के भी 28 बेड मौजूद हैं, इक्विप्ड विद द वेंटिलेटर एज वेल। सो ये दो डिस्टिंग्विश फैसिलिटी हैं जो इस वक्त कराची के लिए नेमत से। टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं इस वक्त? हमारे पास फंक्शनल बेड जो हैं 135 है इन दी कोरंगी सेक्टर, इन द कोरंगी हॉस्पिटल। इसके अलावा 200 बेड का हॉस्पिटल सक्खर में मौजूद है हमारा, जो फंक्शनल है, जो फंक्शनल है, उस वक्त काम कर रहा है। आज ही मुझे वो बताया कि हमारे 30 इंक्यूबेटर नए वहाँ पहुँचे हैं, 30 पहले मौजूद थे। तो हम ये कहते थे कि कराची सबसे बड़ी फैसिलिटी है। आज मैं एक हफ्ते बाद ये कहूँगा कि सक्खर सबसे बड़ी फैसिलिटी है हमारी। अगला सवाल यही था कि सक्खर हमारी सबसे बड़ी फैसिलिटी है। अगला सवाल यही था कि अभी तो आप कह रहे थे कि आज सबसे बड़ी फैसिलिटी है, 200 बेड्स तो वहाँ पर है, तो सबसे बड़ी ये कैसे हुई? 200 बेड तो एक अलग, देखें इस तरह तो आप 500 बेड का एनआईसीएच भी मौजूद है, लेकिन जो इंटेंसिव केयर फैसिलिटी है, इक्विपमेंट्स, हाँ, वो नहीं है मौजूद। तो जो इंटेंसिव केयर की फैसिलिटी है वो अब इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद मैं कहूँगा कि सक्खर की ये फैसिलिटी है हमारी, वो सबसे बड़ी है। और कुछ अरसे बाद, मे बी 2-3 महीने बाद, मैं ये कहूँगा कि कोरंगी वापस से बड़ी होगी, क्योंकि इसके भी 10 इंक्यूबेटर और आ जाएंगे। अच्छा। तो इस तरह ये 62 से 65 बेड का ये बन जाएगा। 60 बेड का हमारा इंशाल्लाह सक्खर में मौजूद है। फिर नवाबशाह में हमारे 40 बेड की फैसिलिटी ऑन हो जाएगी इंशाल्लाह। लाड़काना में तकरीबन हमारे 40 बेड का एक न्यूनेटल आईसीयू बन जाएगा मार्च तक। तो ये रीच होगी इंशाल्लाह हमारी टिल मार्च। अच्छा, अभी आप लोगों की जो कितनी फैसिलिटीज़ जो हैं फंक्शनल है? 3 फैसिलिटी इस वक्त काम कर रही हैं। एक कुरंगी में है, दूसरी लाड़काना में है, सॉरी सक्खर में है, और तीसरी नवाबशाह में। आपको कराची में आज़म बस्ती में फैसिलिटी मिलेगी, वो हमारी एक यूनिक फैसिलिटी होगी। उसका जिक्र करता चलूँ कि जेपीएमसी में हमें एक रिक्वेस्ट आई वहीं के कंसल्टेंट के हवाले से कि जी हमारे पास तकरीबन डेली 40 डिलीवरीज़ होती हैं, 35 से 40 एक डिलीवरीज होती हैं जेपीएमसी के OBGYN में, और उसमें से करीबन 3 से 5 बच्चे रोज़ मर जाते हैं। द रीज़न इज़ के जो सबसे करीब तरीन फैसिलिटी वो NICH है, और JPMC का जो बच्चा है एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए रिक्शा चाहिए या एम्बुलेंस चाहिए वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि जब बच्चा नौज़ायदा बच्चा पैदा होता है उसको हाथ में ले जाकर, जाहिर है वो आप उसको ओपन जो है ना एनवायरनमेंट में ले जा सकते। तो ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमने ये किया कि JPMC के साथ ही मिल के वहाँ पर पेशेंट एड फाउंडेशन है, उनके साथ कोलैबोरेट किया और वहीं पे 10 बेड का एक नर्सरी बना दी। और उसके बाद अब तक तकरीबन सितंबर 2022 से अब तक जितना भी टाइम गुजरा, तकरीबन साल का टाइम गुजर गया हमारा, तो 16,000 डिलीवरीज़ हमने वहाँ अटेंड की हैं। पाकिस्तान की न्यूनेटल मोर्टेलिटी इस वक्त 39 है पर 1000 लाइव बर्ड, बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और हमने जो JPMC में ये काम स्टार्ट किया तो हमारे पास जो अब इस वक्त न्यूनेटल मोर्टेलिटी है वो 4.7 है पर 1000 JPMC में। ओके, तो ये नंबर वेरी क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये वेरी इसलिए कर रहा है कि हम उनको जहाँ बेबी पैदा हो रहा है वहाँ रिसीव कर रहे हैं। हमारा न्यूनेटोलॉजिस्ट वहाँ मौजूद है, उसको इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है वो उसको वहाँ मिल रही है। नर्सरी की ज़रूरत है, नर्सरी मिल रही है।
और अगर शिफ्ट करना है, वेंट की ज़रूरत है, तो फिर हम अपने कोरंगी शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक इंटीग्रेटेड या कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ OBGYN और चाइल्ड केयर फैसिलिटी दोनों काम करी। 39% से 4.5 4.7 पे हम अभी 4.7 तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा। इसी को देखते हुए हमने ये पिच किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि जी देखें, ये दोनों फैसिलिटी कंबाइन होनी चाहिए, मदर एंड चाइल्ड। मतलब कोलैबोरेटिव फैसिलिटी अगर होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना बेहतर हो सकती हैं। तो उन्होंने इसी जम्न में हमें आज़म बस्ती का सेंटर दिया है और उससे हमें फंक्शनल करना है इंशाल्लाह मार्च तक। उसमें ये दोनों फैसिलिटी होंगी। तो OBGYN भी हम आज़म बस्ती में कोई MNCH है? आज़म बस्ती में एक अर्बन हेल्थ केयर सेंटर है जो 50 बेड का था, एक फैसिलिटी बनी वो थी। डिस्ट्रिक्ट जो यूनिट होता है वो जी DHO के अंडर आता है। DHO के अंडर में जो आता है वो फैसिलिटी फंक्शनल थी, OPD हो रही थी, लेकिन उसका इन पेशेंट नहीं चल रहा था। तो अभी रिसेंटली बनी थी, उसका प्रोसेस होना था। तो वो एक ऐसी लोकेलिटी है कि जो पूरे तकरीबन मैं अगर मैं कहूँ तो कम से कम भी 20 लाख की आबादी तो होगी इस महमूदाबाद और ये सारी चीज़ें की जगहों पर अगर ले जाएं तो वो उस आबादी को कवर करेंगे हम, उनकी मैटरनिटी वाला पार्ट भी और ये चिल्ड्रन वाला भी। अच्छा, एक यकीनन आपके पास नंबर्स होंगे सर्वे के। मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख की आबादी है तो बर्थ रेट क्या होता है तकरीबन? सर पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा सीरियस मसला है बर्थ रेट का, और मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है मैं, क्योंकि चाइल्ड के हवाले से काम करता हूँ। तो मोर्टेलिटी का मुझसे पूछ ले, मैं आपको सारे बता दूंगा नंबर लेकिन बर्थ रेट काफ़ी हाई है पाकिस्तान, बहुत हाई है ना? बहुत हाई है। पाकिस्तान इस वक्त टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है बर्थ रेट में भी और मोर्टेलिटी में भी, दोनों में माशाल्लाह। अच्छा। आगे कम किसी में भी नहीं है। मतलब उधर से भी उधर से भी। अच्छा, तो अभी आज़म बस्ती का जो DHQ है आप उसको एक्वायर करेंगे, वहीं पे उसी फैसिलिटी में बनाएंगे, कोई नई बिल्डिंग? जी उसी फैसिलिटी में हम बनाएंगे। एक फ्लोर कुछ जी उसमें रेनोवेशन प्रॉपर होगी, उसमें हमारे OTs बनेंगे, लेबर रूम्स बनेंगे और फिर ये इंक्यूबेटर्स लाने हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें। अगर हम इसको विजुलाइज करें, आप लोगों की जो कोरंगी की फैसिलिटी हैं, जो फंक्शनल फैसिलिटीज़ हैं, तो आप किससे कौन से हॉस्पिटल से या कौन से आप फैसिलिटी से इसको कंपेयर करेंगे अगर स्टैंडर्ड की बात करें? देखिए वेरी ऑनेस्टली अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो इस वक्त मैं अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि वी आर फार अहेड फ्रॉम ऑल द फैसिलिटीज़, प्राइवेट सेक्टर्स, इवन प्राइवेट सेक्टर्स। ओके, ठीक है। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता चलूँ कि हमारे पास एक बच्चा था जो 58 डेज़ तक रहा। अच्छा, 58 डेज़ तक रहना मेरे लिए शॉकिंग नहीं है, या किसी के लिए भी, आपके सुनने वालों के लिए कि 58 दिन लेकिन एक जो हैंडल कर रहा है उनके लिए है ना। हाँ, अब उसमें जो कैच है वो ये है कि वो बच्चा 12 दिन एक प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में रह के आया। राइट। और एक डॉक्टर का बच्चा था, वो 12 लाख रुपए का उसका बिल था 12 दिन का। सो अज्यूम ये करें कि अगर वो 58 डेज उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रहता तो घर बेचता। एग्जैक्टली। तो कितना ही अमीर आदमी हो, 60 लाख रुपए उसका एक बच्चे का 1 महीने के 2 महीने के अंदर खर्च करना आसान नहीं है। तो ये वो ब्लेसिंग है जो कि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी हुई है लोगों को, नहीं ये वाकई जिसके लिए वो इतना खर्चा कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम क्वालिटी वाइज और इन्फेक्शन कंट्रोल के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम AKU को मैच करते हैं। ओके, ठीक है। अगर हम AKU बेंचमार्क है ना? एग्जैक्टली बेंचमार्क है, लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि जो हमारा सर्वाइवल रेट है इस फार अहेड। हाँ, ये बात बहुत काम की है। हाँ, सर्वाइवल रेट आप लोगों का क्या है? देखिए हम ये बात करते हैं कि हमारा इस वक्त जो क्यूमुलेटिव सर्वाइवल रेट है 92% है। ओ माशाल्लाह। ठीक है। और इसी को अगर हम ये कहें कि न्यूनेटल में, अच्छा एक बड़ा अच्छा तरीके से लोग यूज़ करते हैं सर्वाइवल रेट, सब आपको ये बताएंगे वो बच्चे जिसको कोई कंजेनाइटल बीमारी, मतलब पैदाइशी कोई बीमारी हो, तो उसको तो एक्सक्लूड कर देते हैं कि इस पे तो हमने मेहनत की, लेकिन ये तो वो जाहिर है वो नहीं है, इसको हटा के हम बात करेंगे, तो इसलिए हमारा सर्वाइवल रेट इतना है। हम ये जो आपको 92 का दे रहे हैं इसमें सब शामिल है। अच्छा, वो बच्चे जिनका पैदाइशी कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है या कोई भी, तो कैसे ट्रीट करते हैं? कोई सर्जरीज करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, हम ये कहते हैं कि वो बच्चे जिन पे हमने एफर्ट्स किए, जो सर्वाइवल जिनका बहुत कम था, वो एक्सपायरीज हुई होंगी हमारे साथ भी, ऐसा नहीं कि हम बचा लेते हैं, लेकिन वो बच्चे जो ठीक कंडीशन में और बुरी हालत में आते हैं, जो ठीक हैं लेकिन बुरी हालत में, समझ गए मैं, उनको हम बचा लेते हैं, जो इन्फेक्टिव होते हैं। हमने किया ये है कि हमारा 2 रूम जो है, हमने तकरीबन कोई 25 बेड, आधे बेड जो है हमने वो रखे हैं जो सेप्टिक रूम कहलाता है। अच्छा, आपने सेग्रीगेट ओके। सेप्टिक रूम कहलाता है, उसमें वो बच्चा आता है, उसका कल्चर होता है, कल्चर नेगेटिव आता है तो क्लीन रूम में जाता है, तो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है। ये हमारा एम है। और क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है ना, वो बड़ा प्रोन है इन्फेक्शन के लिए। अच्छा, उसको हम ये कहते हैं कम टच करेंगे, प्रॉपर केयर देंगे और इन्फेक्शन से बचाएंगे। ओके, अगर ये 3 चीज़ें करें, आपका NICU का सर्वाइवल रेट वैसे ही बढ़ जाएगा। ये जो पूरी फैसिलिटीज़ की सेग्रीगेशन, स्टैंडर्ड,
ये इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग्स कहाँ से अडॉप्ट किया? हम लकी हैं कि हमारे पास वो सारी क्रीम मौजूद है जो जिन्होंने ये सारा सेटअप स्टार्ट किया। इट्स नॉट दैट इजी कि आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करें। एग्जैक्टली हमारे पास प्रोफेसर सैयद रेहान अली हैं जो कि हम ये कहते हैं कि नियोनेटोलॉजी में हमारे चैम्पियन हैं। उन्होंने नियोनेटोलॉजी AKU के साथ भी की है, उन्होंने नियोनेटोलॉजी इंडस हॉस्पिटल के साथ भी की है। ओके ठीक है, ये सारे करने के बाद आज वो हमारे साथ हैं और जब ने स्टार्ट किया वो हमारे स्टार्ट में है। इसी तरह पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर को लाने वाले या उनकी हम कहते हैं रेजिडेंसी प्रोग्राम है, फेलोशिप प्रोग्राम है, वो डॉक्टर अनवार हैं, प्रोफेसर अनवार उल हक हैं। उन्होंने AKU के साथ काम मैंने किया इनका हुआ नाम है। सुना हुआ है। जी, इंडस में भी रहे हैं, बॉस्टन से वो ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मतलब हम मैनेजमेंट वाले हैं ना, हम कहते हैं कि अच्छा ये 7 बेड आपने एक कमरे में रखें, एक आध और रख लें, तो वो हमें काम नहीं करने देते। मतलब ये गैप होना चाहिए वरना काम नहीं कर सकते हम। वो स्टैंडर्ड देखते वो हैं ना? स्टैंडर्ड लेके आए हैं। सही। वो हमसे ये कहते हैं कि जी वो 100 स्क्वायर मीटर का जो है ना एरिया है, इसमें तो एक ही बेड आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ताकि वो जो वायरस है वो आप ट्रैवल ना कर सके, क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। तो ये 2 सीनियर फैकल्टी हैं जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे बैकबोन है। ये पॉलिसी मेकर्स हैं? यस, दे आर पॉलिसी मेकर्स। अच्छा, तो अभी ये आप लोगों के साथ हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ। तो ये किस पोजीशंस पर हैं? क्या ये हमारे चीफ कंसल्टेंट हैं, हम एक को चीफ नियोनेटोलॉजिस्ट कहते हैं और एक को चीफ इंटेंसिविस्ट कहते हैं। तो यानी कि जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं या कोई पॉलिसी बनती है, थिंक टैंक यही होते हैं? क्लिनिकल जितने भी डिसीजंस हैं वो इनके कंसल्टेशन के साथ होते और ऑपरेशनल हमारे प्रोफेसर सैयद जमाल रज़ा हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। 10 साल का उनका NICH का भी एक्सपीरियंस है और भी माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, उनका भी एक रोल है। तो ये एक समझ लें हमारा प्रोफेसर जमाल कंबाइन एक्टिविटी प्रोफेसर जमाल हैं, सैयद रेहान अली हैं, डॉक्टर अनवार उल हक हैं, तो हम मिल के एक डिसीजन लेते हैं। तो एक क्लिनिशियन का भी इनपुट होता है, एक मैनेजमेंट का भी इनपुट होता है। अच्छा, डेफिनेटली बहुत क्लीन, ये तो ज़ाहिर है जानने वाले फील्ड के लोग इन सबको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो जब आप लोगों की टीम जब ये थिंक टैंक बैठे होते हैं और जब मीटिंग्स या किसी पॉलिसी को बनाने की बात हो रही होती है, तो डेफिनेटली हर तरफ से इनपुट आता है, फिर एक जगह पर लोग आके बोलते हैं ठीक है ये हम कर लेते हैं, जैसे कोविड के टाइम पर हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कोई इस तरह की रोकथाम या कोई ऐसी चीज़, देखें गवर्नमेंट चाहती है कि हम मिनिमम बजट के ऊपर काम करें। ऐसे ही। जब आप बजट ले रहे होते हैं या आप जब फंड रेजिंग के ऊपर जा रहे होते हैं, तो जाहिर है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को फंड कर रही होंगी, तो उसमें डायरेक्ट फंडिंग उनकी होती है या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के थ्रू आप लोगों के पास फंडिंग आती है और उसकी अप्रूवल्स आप लोगों को लेनी पड़ती है? हमें देखिए बहुत सिंपल सी है, हमारा वन लाइनर बजट है। इस वक्त जो सोल्ड डोनर हमें कहते हैं हम, वो सिंध गवर्नमेंट है। ओके। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हमें जो भी इसका अमाउंट है वो मिला है। वी आर जनरेटिंग अवर फंड्स, ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट जनरेटिंग। तो काटी है या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी CSR वगैरह, जी जो CSR है, यूनिसेफ है और भी लोग हैं, तो उनके साथ मिलके भी हमें फंडिंग हम जनरेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि मेजर डोनर कौन है, तो वो सिंध गवर्नमेंट है। हमारा उनका ही है, उन्हीं का है। हमारा एक बोर्ड है जिसमें जो हेल्थ मिनिस्टर है वो चेयरमैन है, और इसी के साथ एक ट्रेजरी बेंच से, एक अपोजिशन बेंच से मेंबर है कौमी असेंबली का, एंड देन फिर वो एक पीडियाट्रिशियन है, फिर एक सोशल सोसाइटी का एक मेंबर है, एक जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की। सो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। हम उनके सामने अपना फाइनल प्रपोजल लेके जाते हैं और अब तक उन्होंने कोई रेजिस्टेंस हमें दी नहीं है। अच्छा, ये ना करें, ये एक पॉजिटिव जो है ना चीज़ है। अच्छा, अगर आप सेपरेट कोई फंड रेजिंग करते हैं तो उसमें आप अपने रिसर्च के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या कोई एक्सटेंशन है, कोई किसी चीज़ को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए आप लोग उन फंड्स को यू आर फ्री टू यूज़। यस, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अभी आप लोग जिस पोजीशन पर हैं, अभी 3 फैसिलिटीज़ आप लोगों की फंक्शनल हैं और वो हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि आप इसको विजुअलाइज अगर आप करना चाहें और आप अगर किसी को आम ज़बान में समझाना चाहें, तो आप इस तरह कह रहे हैं कि हम मतलब वी आर फार बेटर दैन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। एक आम बहुत रूटीन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, और मैंने ये चीज़ फेस की है मेरे अपनी फैमिली के अंदर, कि जब एक बच्चा पैदा होता है, आसान अल्फाज में, जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक पीडियाट्रिक के पास उसको चेकअप करवाते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं आपकी, जो भी आप लोगों के ऑपरेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद उसको डिसीजन लिया जाता है कि आया इस बच्चे में जो है ना वो क्या कमी पेशी है या खुदा न खास्ता कोई बीमारी तो नहीं है। उसकी डायग्नोसिस के बाद ही उसको पेरेंट के हवाले किया जाता है कि वो इसकी डायग्नोसिस है। इन केस वो बच्चा जाहिर है इन्फेक्टिव है या वैसे कोई मसला है, तो उसको फ़ौरन शीशे के अंदर यानी कि इंक्यूबेटर के अंदर डाल दिया जाता है।
उसकी एक बहुत बड़ी फीस होती है। तो मेरा पूछने का मकसद ये है कि अभी मिथ है वो ये है कि वो जानबूझकर उसके अंदर उसको वहाँ रख दिया जाता है कि एक तो पैसे बनाए जाएं, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत कॉमन सी बात है, मैं और आप इनकार नहीं कर सकते इससे। अच्छा, उसमें अंदर जो चार्जेस, जिस तरह आपने कहा कि 1 लाख रुपए पर डे चार्ज हो रहा था, तो आया ये चार्जेस काफ़ी हैं या इससे खर्चा कम आता है? टू बी ऑनेस्ट, देखिए हमारे पास ये मिथ है कि हम अगर बच्चा शीशे में डाल देंगे तो बच्चा सेफ़ हो जाएगा। उस शीशे में कुछ भी नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। उस इंक्यूबेटर में सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल होता है, राइट, और कोई चीज़ नहीं होती। बाकी जितने भी सर्किट्स हैं, वेंटिलेटर है, ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, ट्यूब्स हैं, उनके लैब टेस्ट हैं, ये सब सेपरेट हैं। अगर कोई बच्चे को उसमें डाल के कहता है कि जी इसके चार्जेस हैं, पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं, उसकी एक अलग फ़ीस है। द रीज़न बिहाइंड इट कि ये इंक्यूबेटर 4 लाख रुपए का भी मिलता है और 20 लाख का भी मिलता है। अब आपकी वो है कि क्या क्या फैसिलिटी उसके अंदर, क्या क्या आपने प्रोविजंस डाली हैं कि वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इतने पैसे नहीं लगते, ठीक है। ये उनका प्रॉफिट मार्जिन है, कंसल्टेंट की फ़ीस है, वो सारी चीज़ें अगर हम इस वक्त रफली भी देखें तो हमने अपना एक बिल जनरेट करते हैं कि पर डे, तो हमारे हिसाब से 28,000 रुपये एक बच्चे पे पर डे खर्चा आता है, इंक्लूडिंग वेंटिलेटर। इंक्लूडिंग वेंटिलेटर कॉस्ट। 28,000 रुपये अगर आप लोगों को आ रहा है तो डेफिनेटली उनका ज़्यादा ही आ रहा होगा। डेफिनेटली मैं वही कह रहा हूँ कि उनके कंसल्टेंट के चार्जेस एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज भी मिलती हैं। सब्सिडाइज भी मिलती है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सब्सिडाइज बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ और मैं ये कहता हूँ हमारे लोग खुद भी बेहिस हैं। मैं अब उसका रीज़न ये दूंगा कि हम एक सिरिंज खरीदते हैं टेंडर से, और टेंडरिंग प्रोसेस में वो सिरिंज हमें 20 रुपये की मिल जाती है। इस वक्त वो मार्केट में 70 रुपये की बिकती है, वही सिरिंज सेम कंपनी भी वही है, सारी चीज़ें वही हैं। तो जब वो 70 रुपये की एक मेडिकल स्टोर वाला बेच रहा है तो उसको मार्जिन है ना। अगर चलो उसको 20 की नहीं मिल रही होगी, 30-35 की मिल रही होगी, तो वो अपना मार्जिन कम करे तो लोगों को फैसिलिटेट कर सकता है, लेकिन वो ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी, आपको पता है, एक माफिया बैठी है। और मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की थी तो मैं हैरान हो गया था जब मैंने जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनसे बात की, और उनकी जब मैंने प्राइसेस देखे और जब मैंने रिटेल के प्राइसेस देखे तो मैं दंग था। एग्जैक्टली यार ये इतना मतलब 80% 70% का डिफरेंस है। डिस्पोजेबल में बहुत मार्जिन है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। नहीं, जो मेडिकल वो हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उस पर भी मैंने देखा कि बहुत लार्ज एक नंबर, बहुत ह्यूज मार्जिन है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो जगह जगह फैसिलिटीज़ बनी होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल्स जी, जो मकानों के अंदर या दुकानों के अंदर बनाए हुए होते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़ाहिर है ख़ास तौर पर चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो उनके बारे में क्या ख्याल है कि वो फैसिलिटीज़ मुनासिब हैं अगर किसी बच्चे का वहाँ इलाज करवाया जाए? ऑनेस्टली नहीं, मुनासिब तो नहीं है, लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटी इसलिए बनती है कि जो रियल फैसिलिटी है वो मौजूद नहीं है। जब आप किसी को एक ऑप्शन दिखाएंगे तो लोग अपना बिजनेस भी बनाएंगे। राइट। ऑल्दो कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन इस पर बहुत काम कर चुका है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, मिनिमम उन्होंने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में शायद बिकॉज दिस अ कल्चर चेंज, उसमें टाइम लगेगा। 9 साल से काम कर रहा है, उसमें टाइम लगेगा। हाँ। वो मतलब इतने एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव होना चाहिए। एग्जैक्टली, प्रोएक्टिव होना। लेकिन वो अब ये देखें ना कि एक 20 साल से एक चीज़ चली आ रही है, उसमें एक इदारा आपने 20 साल से नहीं 70 साल से चली आ रही है तो उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। सो दे आर वर्किंग ऑन इट, बट आई गेस हाँ उस पर और एक्टिवली काम किया जाए तो वो फैसिलिटी स्टैंडर्ड की नहीं है। मैंने आपको बताया ना, वो करते यही है कि वो शीशे में डाल देते हैं बच्चे को और ऑक्सीजन लगा देते हैं, बस। बाकी अल्लाह की मर्जी है। हाँ, अच्छा वो नमूनिया के बायस बनता है फिर। हाँ, वो तो बहुत सारे इन्फेक्शन लेके आएगा, क्योंकि एक इंक्यूबेटर जब खाली होता है तो उसकी क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग होने के लिए वो प्रॉपर आधा पौन घंटा 2-3 घंटे के लिए वॉश होता है, क्लीन होता है, डिसइंफेक्ट होता है, उसके बाद वो रेडी होता है किसी और बच्चे के लिए। यहाँ तो एक निकलता है दूसरा डाल देते हैं। हाँ, तो पहले वाले भी चेंज नहीं करते, तो पहले वाले का ही इन्फेक्शन उसको क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये बड़े डिफरेंट हैं। इस पे काम करने की ज़रूरत भी है, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पे, मतलब सिंध हेल्थ केयर कमीशन को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं पिछले दिनों एक कराची के बड़ा पुराना इलाका है, वहाँ गया, शू मार्केट से आगे नेपियर रोड की तरफ। तो वहाँ पर मैंने देखा कि पूरी एक गली थी, उसके अंदर सारे डेंटिस्ट बैठे हुए थे जी। अच्छा, वो डेंटिस्ट आप देखेंगे तो वो ऐसा लग रहा था कि वो परचून की दुकानें हैं, पर्दे लगाए हुए हैं, इक्विपमेंट स्टरलाइज्ड हैं, नहीं हैं,
कितने ख़तरनाक इन्फेक्शंस, मतलब वो पूरी लाइन से दुकानें हैं। और मैं हैरान था कि मुझे बड़ी मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है ना वो क्या कर रहा है। ये तो आप शुक्र करें कि अब वो चीनी दंदान साज से हट के डॉक्टर तो बन ही गए हैं वो। नहीं, चीनी दंदान साज ही हैं वो। आज भी आप चले हैं सदर में, आपको बड़ा बड़ा लिखा नजर आएगा चीनी दंदान साज। और मैंने तो सदर के अंदर अभी तक, मतलब आज से 10 साल 15 साल पहले तक फुटपाथ पर दंदान साज देखे हैं। और शायद आपको सदर के पुराने इलाकों में आज भी मिल जाएगा और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही वो बस सिर्फ ये है कि वो पहले फुटपाथ पर बैठते थे, अब दुकान खोलकर बैठ गए, तो वही चीनी दंदान साज है। वो आपको एम्प्रेस मार्केट के गिरदोनवा में नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, बड़ी मज़े की बात आपने की कि ये जो खर्चा ही 28,000 रुपये तक का आता है आप लोगों के लिए, अगर हम वहाँ लगा लें, उनका सब्सिडाइज नहीं होती चीज़ें, तो वो टेंडर नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पर ख़र्चा 28 के बजाय 40-45 आ जाता होगा एवरेज अगर हम बात करते हैं। तो ये चार्ज एक्स्ट्रा क्यों करते हैं और उनको कोई कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? देखिए, इसका कंट्रोल मैकेनिज़्म नहीं है। एक डॉक्टर के लिए ये कहना बहुत आसान है कि जी आपको ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी, क्योंकि वो जस्टिफाई भी कर लेगा। और सोने पे सुहागा ये है कि ये छोटे सेंटर्स हैं, उसमें तो डॉक्टर भी नहीं होता, नर्स होता है। राइट, ठीक है। तो वो आप डर बेचते हैं बेसिकली। आप माँ को ये बताते हैं कि जी ये, बाप को, माँ को, कि जी ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, और अगर ये नहीं होगा तो फिर ये हो जाएगा, अब आपकी मर्ज़ी है। तो उस खौफ में लोग पैसे निकालते हैं, वो इमोशन से खेलते हैं। वो भाई ये हो जाएगा, यहाँ साइन कर दो, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो ये हो जाएगा, और अगर आप बच्चा यहाँ से लेकर जा रहे हैं और रास्ते में कोई मसला हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, हमें क्लेम नहीं है। तो वैसे कौन सा क्लेम होता है? ऐसे ही खुदा ना खास्ता अगर आपके पास कुछ हो गया तो कौन सा डर बेचते हैं। और एक माँ बाप के लिए बच्चे से ज़्यादा तो कीमती कोई चीज़ होती नहीं है। अच्छा, ये प्री मैच्योर जो वो हैं बर्थ हैं, इसकी क्या वजह है? इसमें जो मेन कंसर्न है वो न्यूट्रिशन का है। जो हमारी माएँ हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना ख्याल नहीं रखती या नहीं रख पाती, दोनों चीज़ें। नहीं रखने वाला एलिमेंट कम है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ लोगों को पास खाने का प्रॉब्लम है। वो बेचारी जो रोटी हमें जनरली मिलती है वो खा लेती हैं, और उनमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या कहते हैं, इसे आयरन डेफिशिएंसी है। उनमें खून की हमेशा ही कमी रहती है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन औरतों में जो कि प्रेग्नेंट है या देहात में रहती हैं, ये एक जनरल फिनोमेना भी है। अगला सवाल था मेरा हमारे फीमेल्स में कि उनके वो लेवल कम रहता है। एंड देन फ्रूट इंटेक जो है वो हमारे पास लोगों का कम है, बाय इन लार्ज कम है। जिससे ये कहें कि या हम ये कहें कि अगर हम मल्टीविटामिन भी लेंगे तो आयरन सप्लीमेंट नहीं लेते, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि इससे दांत जो है वो निशान आ जाता है दांत पे आयरन सप्लीमेंट लेने से। तो ये एक थोड़ा सा है नॉर्म, अब कुछ हद तक आता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी आप केयर कर सकते हैं। तो इस वजह से उसका यूज़ भी कम है आयरन सप्लीमेंट का। ऑल्दो के डॉक्टर जब फर्स्ट डे प्रेगनेंसी पे आता है आयरन सप्लीमेंट देते हैं और बहुत सी चीज़ें देते हैं, लेकिन शायद न्यूट्रिशन इसका मेजर फैक्टर है हमारी फीमेल्स में, प्रीमेच्योर बेबीज़ का। अच्छा, तो आप लोग तो सारी पूरे सिंध में काम कर रहे हैं, अर्बन रूरल्स, क्या डिफरेंस है प्रीमेच्योर बर्ड्स में रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में? अच्छा, कराची में हम कहते तो हैं शहरी आबादी, लेकिन यहाँ पे भी बहुत गाँव गोट हैं। कुरंगी का इलाका अगर हम देखें जहाँ हम काम कर रहे हैं, कहने को तो वो अर्बन एरिया है, लेकिन वहाँ की जो वाटर, सैनिटेशन, बाकी जो चीज़ें हैं वो अर्बन और रूरल एरिया से ज़्यादा बेहतर है। सैनिटेशन की बात आपने कर दी और बहुत बड़ा इशू है वाटर सैनिटेशन की। अगर हम बात करें, जो हम टैप वाटर है हमारा, वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे पास टैप वाटर तो कुरंगी हॉस्पिटल में तो आता ही नहीं है अव्वल तो। नहीं, जो जनरल बात, मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ। और अगर हम बोरिंग भी करते हैं और जनरली लोग ये करते हैं, प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि उसका TDS 1500 तक आता है। TDS वाकई 1500 आता है, ठीक है। अब 1500 TDS में वो क्या कहते हैं, बॉयल करने के बाद भी वो नीचे तो नहीं आएगा, पीने का TDS तो नीचे नहीं आएगा ना। एग्जैक्टली, लेकिन लोग तो यूज़ कर रहे हैं। नहीं, लोग तो बॉयल भी नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ जितनी भी हार्डनेस है और वो चीज़ें जो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन तो आएगा, इनफैक्ट बीमारियां भी आएंगी और प्रॉब्लम भी आएगी। एक्सेस अमाउंट है किसी भी चीज़ का या उसका कम अमाउंट है तो वो उसका तो नुकसान तो आएगा। तो ये बड़ा चैलेंज है। वाटर तो टैंकर वाले मुझे ना पकड़ लें, लेकिन उनका बिजनेस है। कुरंगी जैसे इलाके में अगर आप ये कहें कि हाइड्रेंट बने हुए हैं, तो अब ये अंदाज़ा लगा लें कितने लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो पानी हाइड्रेंट खरीदे। अब
वहाँ के लोग तो नहीं खरीदते होंगे, कितना खरीद लेंगे? नहीं तो ये तो हाइड्रेंट सिर्फ कोरंगी का मसला नहीं है। नहीं, मतलब मैं तो एक उस एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ की लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कोरंगी में अगर इस वक्त हम कहते हैं 29 लाख की आबादी है, और 29 लाख की आबादी में से 5 लाख ही होंगे जो ये ख़रीद पाते होंगे, बाकी 25 लाख क्या करते होंगे? वो बोरिंग या इधर उधर से इस्तेमाल करते होंगे। एग्जैक्टली। तो मतलब कहने का ये सैनिटाइजेशन में अगर हम देखा जाए नॉर्मली, अगर हम टैप वाटर की बात करें जो हमारे घरों में पानी आता है, तो वो पीने के लिए उसका क्या इट्स नॉट फिट फॉर ड्रिंकेबल। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर लेस देन 500 TDS है तो फिर भी एक्सेप्टेबल लेवल है। मेरे ख्याल से आइडियल 400 है। आइडियली तो 200 से नीचे कहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आरओ करें और आरओ के बाद हमारा जो पानी आ जाए वो 200 तक आ जाता है, हम उसको उसी को यूज़ करवा रहे हैं। आइडियल 200 से 300 TDS का है ना। 200 से 300 तो लेस देन 500 भी एक्सेप्टेबल है। सम हाउ WHO कहता है कि लेस देन 700 भी अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन 1000 से अबव तो खैर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो वो आपके ज़ाहिर ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएगा। ये तो एक जनरल है ना कि बोरिंग की हमने पानी निकाल लिया 1500 का है, फिर जो हमारा टैप वाटर अगर कहीं आता भी है तो उसके साथ जो हमारी ड्रेनेज की लाइंस हैं वो तो भी चुकी हुई हैं। NICU और PICU के अलावा आप लोग क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं? अच्छा, NICU का भी मतलब आप नाज़रीन को बताएं, और PICU का मतलब भी थोड़ा थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप बताएं ताकि लोगों को समझ में आए। देखिए, NICU तो हम कहते हैं नवज़ायदा बच्चों का इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें 28 दिन तक का बच्चा NICU में जाता है और 28 दिन से ऊपर का बच्चा जो भी है वो PICU में हम मूव करते हैं। तो ये दो, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ये दो सर्विसेज हम कहते हैं कि प्राइमरी फंक्शन हम अपने आप को कहते हैं कि हमारा काम यही है। इसके अलावा हमारी जनरल OPDs भी होती हैं। OPD सर्विसेज में हमने एक काम ये किया है कि जनरल पीडियाट्रिक्स के अलावा वो सब स्पेशलिटीज़ जिसकी बच्चों को ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेसर जमाल रज़ा जो मैंने बताया अभी कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वो पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की OPD करते हैं। डॉक्टर अर्जुमन हैं, वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की OPD करते हैं। प्रोफेसर ज़फ़र नज़ीर हैं, वो पीडियाट्रिक सर्जरी की OPD करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर फ़रीदा जान हैं जो न्यूरोलॉजी की OPD करती हैं। डॉक्टर शबीता बाई हैं, वो हमारी नेफ्रोलॉजी की OPD करती हैं। सो ये मिला के कोई 8 फैसिलिटीज़ हैं जो कि हम इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं। वो सब स्पेशलिटीज़ अपार्ट फ्रॉम जनरल पीडियाट्रिक्स, तो वो सब सर्विसेज हम OPD सर्विसेज में दे रहे हैं। इसके अलावा एक यूनिक सर्विस जो हमें कुछ हमारे कहते हैं ना, हमने 2-4 कदम बढ़ाए तो हमें पता चला कि ये बहुत ज़रूरी है, वो हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन यूनिट। उसमें होता ये है कि जो वो बच्चा जिसे हम कहते हैं ऑटिस्टिक है, ऑटिज़म का शिकार है। ऑटिज़म, मैंने वो सीरीज़ देखी गुड डॉक्टर, तो उसमें वो बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी सीरीज़ थी। वो उसके लिए या किसी और किसी भी ऐसी डिजीज़ का शिकार है जिसमें वो अपने रेगुलर रूटीन काम नहीं कर पाता, उसका मोटर फंक्शन प्रॉपर नहीं है। मोटर फंक्शन मतलब हाथ पांव हिलाना, इस साइज सेंसरी फंक्शन प्रॉपर नहीं है, कोई महसूस करने की हिस्स उसकी कमज़ोर है, तो उसके लिए ये फैसिलिटी जो मैं कह रहा हूँ रिहेबिलिटेशन का डिपार्टमेंट है, वो बहुत काम करता है। तो वो मेडिकली इसको आप करते हैं या फिजियोथेरेपी के थ्रू, किस तरह, क्या मैकेनिज्म? ये हैंड टू हैंड है, दोनों चीज़ें होती हैं। जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं हमारी वो उसे असेस करती हैं। अगर उनकी कोई EEG, जैसे हम ECG करते हैं दिल की, इसी तरह दिमाग की EEG के होती है, EEG होती है। EEG की फैसिलिटी मौजूद है, EMG की फैसिलिटी मौजूद है कि जो मसल्स की भी मूवमेंट्स को देखें कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनके साथ साथ जब वो डायग्नोज कर दिया जाता है तो उसमें जो मेजर रोल है वो 2 लोगों का हम ये कहते हैं, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट उसकी एक्सरसाइजेस करवाता है, मसल्स को कॉन्टेक्चुअर है, मतलब अगर कोई मसल ऐसे हैं जो कहते हैं ब्लॉक बन गया है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मसल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है कोई चीज़, उसको किस तरह की ऐसी चीज़ को, तो उसको ब्रेक करना, उससे कॉन्टेक्चुअर करते हैं, उन सबको ब्रेक करना वो फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा होता है। एंड देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को वो ट्रेनिंग करवाता है जो उसको रूटीन में घर में ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल खाना खाना है, पानी पीना है, खाना मांगना है, वॉशरूम जाना है, किस तरह, तो वो बच्चा इस लेवल पे ले आते हैं कि वो डिपेंडेंसी जो माँ के ऊपर है वो कम हो जाए। माँ खुद अंडरस्टैंड करे तो बच्चा खुद से बोले, और प्लस वो अपना काम खुद कर ले, एटलीस्ट जो बेसिक काम है वो अपना वो खुद से कर ले। क्योंकि देखिए आज वो बच्चा है, कल जब वो बड़ा हो जाता है वो बर्डन बनता जाता है, वो आदत भी रह जाती है। एग्जैक्टली, माँ बाप भी बेचारे, एज गुजर जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, वो एक जवान बच्चा जो जवान हो चुका है, अब उसकी वो आदत, उसको ना वो उठ रहा है, ना वो खा रहा है, ना वो पी रहा है, खुद उसको खिलाना पिलाना, वो एक बर्डन बनता जाता है। और फिर
अल्लाह ना करे किसी के माँ बाप जाएँ, लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो फिर भाई बहनों के लिए तो वो बहुत बड़ा बर्डन हो बहुत जाता बड़ा बर्डन हो जाता है, और उनको फिर रखना, और फिर वही सारी चीज़ें हैं वो इग्नोर होते हैं और फिर बीमार होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो ये वो फैसिलिटी है जो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनको देते हैं, तो वो इस लेवल पे आ जाते हैं। और आजकल तो माशाल्लाह वो लोग इतने बेहतर काम करते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट भी बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो वो जाके वहाँ कुछ सीख जाते हैं, कोई आर्ट का काम कर लेते हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ें वो करना भी शुरू। अच्छा, तो हम इनको इन बच्चों को आप किस कैटेगरी में काउंट करें, स्पेशल बच्चों में काउंट कर रहे होते हैं? हाँ, आप स्पेशल बच्चे कह लें, हम उसे कहते हैं कि डिफरेंटली एबल है। डिफरेंटली एबल मतलब नई टर्मिनोलॉजी वही है। हाँ। तो आप जिस तरह उसको करें, लेकिन बेसिकली वो हैं बेचारे वो स्पेशल बच्चे जिनके लिए हमें इतना करना है कि वो अपना रूटीन का काम कर सके। तो ये आप लोगों के पास ये फैसिलिटी है कि आप उन्हें रिहेबिलिटेट करते हैं, तो किस तरह उनको रखते हैं, या उनको डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे बुलाते हैं? अच्छा, जनरली मार्केट में ये है कि वो हफ्ते में 3 उनके सेशंस होते हैं, और आपको पता है वो एक जो छोटा इंस्टीट्यूट भी ऐसा खुला हुआ है तो 1000 रुपये लेता है एक सेशन का, तो वो दिन हफ्ते के 3000 रुपये उसके हैं। और तकरीबन जो मुझे एक हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा सर ये कोई 60 सेशन कम से कम लगते हैं उसको इस लेवल पे लाने के लिए कि वो कुछ कर सके। अगर वो जब 60 सेशन, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कम से कम भी 60,000 रुपये एक बच्चे के ऊपर लगता है, एक्सक्लूडिंग मेडिसिन, और तो टेस्ट करवाना है वो really need. हाँ, वो अपना सिर्फ क्या कहते हैं आएगा, फिजियोथेरेपी करवाएगा थोड़ी देर, और फिर अब प्राइवेट वालों में प्रॉब्लम ये है कि वो सेशन छोटा करते हैं, 15 मिनट का कर लेंगे, 20 मिनट का कर लेंगे। हाँ, वो जाहिर है पेपर्स पूरे करते हैं। जो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट वो 45 मिनट का सेशन करता है एक बच्चे के साथ, तो 45 वो मिनट इक्विपमेंट्स के थ्रू करते हैं, किस तरह करते हैं? हर चीज़ मौजूद है, कार्ड्स भी होते हैं, उनकी बॉल्स भी होती हैं, सेंसरी टच के लिए जो सॉफ्ट वो टॉयज़ होते हैं वो भी मौजूद हैं, फिर वो क्या कहते हैं पैरेलल बार्स होती हैं जिसको पकड़ के बच्चा चलना सीखता है, वो मौजूद हैं। आजकल तो वो थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड है, वो भी उन्होंने हमसे मंगवा के वो भी इस्तेमाल करना शुरू किया मसल की मूवमेंट्स के लिए। अच्छा, ये 2 सेशन तो वो दोनों हमारी बच्चियां कर रही होती हैं। एक और चीज़ होती है, आप आजकल बड़ा कॉमन है कि बच्चा बोल नहीं रहा या देर से बोल रहा है या तोतला रहा है, तो उसके लिए हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद है ताकि वो चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता कराएं। एंड देन जो एग्रेसिव नेचर होती है बच्चों की, अक्सर आजकल हमारे और ये इसको इग्नोर किया जाता है। हाँ, हमारे दौर में तो ये बिल्कुल इग्नोर हो जाती थी। हमें तो अगर कोई एग्रेसिव होते थे तो माशाल्लाह 2 पढ़ते थे और सही रहते थे, एग्रेशन सारा सीधा हो जाता था हमारा। लेकिन आजकल के बच्चों को हम कहते हैं कि बड़े सेंसिटिव हैं, तो वो जो है उसके लिए फिर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो उनके साथ सेशंस करती हैं, जो उनको उस लेवल पे लाती हैं कि एग्रेशन को किस तरह कम करना है, क्या क्या चीज़ें करना है। अब ये पहले हम सोचते थे इसे बड़ों में होता है, और अभी बच्चों में भी होता है। अच्छा, ये बड़ी मतलब एक पते की बात है कि वही आप वाली बात कि हमारे टाइम पर तो ना रुझान था और ना ही पता था कि अब तो हम देखते हैं बच्चों को नहीं मारो नहीं, बच्चों को डांटो नहीं, बच्चा वो हो जाएगा, बच्चा फलाना हो जाएगा, बच्चा ढिमकाना हो जाएगा। तो इतने छोटे बच्चे को डिटरमिन करना, एनालिसिस करना, उसको समझना, इतना वेल ट्रेंड स्टाफ आप लोगों के पास है या इम्पोर्ट किया है? नहीं, हम इस बात में लकी हैं, हमने स्टाफ इंपोर्ट भी किया बहुत सारी जगहों से, अच्छी जगहों से हमने उनको अच्छी सैलरी ऑफ़र करके अपने पास भी ऐड किया। फिर उनकी जो एक होता है ना इंसान की, जब आप एक इरादा अच्छा करें तो लोग जमा हो जाते हैं, सही, अल्लाह की भी मदद आती है और लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो हमारे मतलब माशाल्लाह चारों ही बच्चियाँ हैं और बड़ा कहते हैं ना एग्रेसिवली काम करते हैं, तो वो एक दफ़ा मेरे पास आई और कहने लगी कि सर मुझे एक बैटरी चाहिए अपने पेशेंट के असेसमेंट के लिए। मैंने कहा तो कौन सी बैटरी चाहिए, लाओ मैं मंगवा देता, कितने वोल्ट की। फिर वो हंसने लगी, कह रही सर बैटरी मीन्स के हमारा असेसमेंट टूल है जिससे हम बच्चे को असेस करते हैं कि इस बच्चे को किस थेरेपी की ज़रूरत है। सो वो पाकिस्तान में नहीं मिलती, तो वो हमने मंगवाई, मज़ेदार चीज़ है। यूएस से बताओ कौन सी बैटरी चाहिए? हाँ, कौन सी बैटरी? तो यूएस से हमें इंपोर्ट करनी थी, यूएस से वो हमें पड़ रही थी 4.5 लाख रुपए की। अच्छा, यूके से जब मंगवाई तो उसकी कीमत पड़ी 90,000 रुपये। अब आई डोंट नो उन्होंने क्यों सस्ती की हुई थी, तो हमने यूके से इंपोर्ट की। अब वो जब आई तो हो सकता है कि प्रोडक्शन वहाँ पर हो, आई डोंट नो, जो भी था हमारा लिए तो फ़ायदा था। हमने वो 90,000 रुपये की हमने कहा दे दें, मंगवा लेते हैं। अब वो आ गई, कस्टम वालों ने रोक ली, तो 30,000 रुपये कस्टम ड्यूटी दी हमने। तो आप लोग तो टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है? नहीं, हमारे पास वो एग्जाम्पशन वाली अभी तक वो क्लॉज है नहीं। गवर्नमेंट कहती है आप पैसे ले लें, टैक्स दे के वापस हमें दे दें,
लेकिन एग्जाम्पशन नहीं है। अच्छा, एग्जाम्पशन एग्जाम्पशन नहीं है, तो वो बहरहाल सारे इक्विपमेंट जो इम्पोर्टेड है वो सारे टैक्स पेड है। टैक्स पेड है। तो ये तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध का थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इसको आप वो कहते हैं यहाँ से पैसे देते हैं, फिर वहीं से घूम के अपने नहीं, वो तो फेडरल गवर्नमेंट को भी जाते हैं। एग्जैक्टली, दोनों जा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जो आपको फंड मिल रहा है, मतलब एक जाहिर है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन आपको फंड दे रही है, वो फंड आपका अच्छी जगहों के लिए यूज़ हो। अच्छा, ये एग्जाम्पशन थी पहले, मेरे ख्याल 2 साल पहले तक ये एग्जाम्पशन थी कि 50 बेडेड अगर हॉस्पिटल है तो उसके ऊपर जो है कुछ ड्यूटीज़ नहीं है। लेकिन वो एग्जाम्पशन वेव कर दी गई फाइनेंस बिल में कि जी नहीं, अब तो आप हर चीज़ पे टैक्स देंगे। आई डोंट नो, गवर्नमेंट के भी चैलेंजेस हैं क्या है। की बैटरी पे 30,000 टैक्स दिया। हाँ, हमने 30,000 रुपये टैक्स देखे, लेकिन ये दुखता है। लाजमी सी बात है, अगर वो चीज़ हम उसको बता भी रहते हैं कि यार ये पेशेंट के काम आएंगी, बच्चों के काम आएंगी, मल्टीपल बच्चों पे। खैर बहरहाल वो आसान ये था कि आप ये 30,000 रुपये की ड्यूटी लें और हमारी चीज़ हमें दें। तो माशाल्लाह से इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारे लोग यूज़ करते हैं और जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साइकोलॉजी, उससे वो एफिलिएटेड हैं, लाइसेंस है, वो जो ट्रेनर्स हैं, और वो उस बैटरीज को यूज़ करते हैं, उससे असेसमेंट करते हैं, उनसे उनको पता चलता है कि कितने सेशन, कौन सा सेशन। तो आप लोगों ने कैसे उनको ढूंढा? मैंने आपको कहा ना, हमने इरादा किया और ये लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। हमें नहीं पता, वेरी ऑनेस्टली, इतना आसान नहीं है इन लोगों को ढूंढना। मैं हैरान हो रहा हूँ, और इन लोगों के साथ मैंने बहुत सारी मदद हमें अल्लाह की तरफ से ऐसी आई है जो हमें नहीं पता कि कैसे जुड़ गई है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, क्योंकि जब आप ट्रेन कर लेते हैं तो बाकी इदारे भी ये सोचते हैं कि यार ट्रेन बंदा ले लो, तो वो उसका टर्नओवर बढ़ता है, वो छोड़ के चला जाता है। अब क्योंकि इन बेचारों की सैलरी 60,000 70,000 के करीब ही है, तो अगर उनको कहीं 10,000 रुपये ज़्यादा भी मिलते हैं तो दे मूव। हाँ। कि चलो 80,000 मिल रहे हैं, 10,000 इस मैटर टू देम, तो इसलिए वो चले जाते हैं। तो इसका जो हमने किया, हमने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, नर्सिंग का भी और टेक्नीशियन कोर्सेज का भी, रेडियोलॉजी का, लेबॉर्ट्री का। तो हमने अभी पहला बैच कंप्लीट किया था 20 लोगों का, और उनको हमने जॉब ऑफ़र की। अच्छा, जनरली आप ट्रेनिंग करने जाएं तो आपको कोई जॉब ऑफर नहीं करता, कोई ऑफ़र भी नहीं करता, और फिर पैसे भी देने पड़ते हैं। या अगर गवर्नमेंट कोई ट्रेनिंग ऑफ़र कर रही है तो उसका कोई स्टाइपेंड नहीं होता, फ्री में होती है, लेकिन स्टाइपेंड नहीं होता। हाँ। तो हमने उन्हें ये कहा कि आप टाइम से आएँ, टाइम से जाएँ, टाइमिंग पूरी करें, सब सेशन हम आपसे हाउस जॉब करवाएंगे, हम आपको 10,000 रुपये स्टाइपेंड देंगे आने जाने के, ताकि आपके आने जाने का खर्चा भी हम दे देंगे। तो हमने उनको 10,000 स्टाइपेंड दिया पढ़ने का, तो वो पढ़ते भी रहे और 10,000 रुपये भी महीने के उनको मिलते रहे। और फिर हमने उनको आज अपनी जॉब पे भी ले लिया। सो जो मिनिमम वेज 37 है, हमने उनको 40 ऑफ़र की कि यार योर स्टार्टिंग सैलरी इज़ 40,000। और उसके साथ अब वो ट्रेन बच्चा है जो कोरा हमारे पास आया था, और उनको हमने वो सिखाया जो हम सिखाना चाहते थे। राइट। जैसा उन्होंने हमारे अपनी फैसिलिटी में, एग्जैक्टली अपनी फैसिलिटी में, अपने एसओपी के मुताबिक। सो ये हमारा पहला बैच कंप्लीट हुआ है। अब इंशाल्लाह हम मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में एडवर्टाइज़ करेंगे। नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स है, 20 बच्चे हम फिर लेंगे और फिर उनकी ट्रेनिंग करेंगे। और एक सेशन हम एक और बैच हम सखर में स्टार्ट करेंगे, ताकि वहाँ पर तो आप फैसिलिटी के अकॉर्डिंग बैचेस जो है ना तैयार करेंगे, ताकि नियरेस्ट आप लोगों के पास जो है ना वो लोग आ जाएं। और वहाँ जाहिर है जब लोकल लोग आएंगे तो लोकल लैंग्वेजेस और ये वो जो लैंग्वेज के हर्डल्स हैं, ये आप लोगों के बैरियर्स भी है। आप एक समझ लें कि एक जॉब क्रिएशन का भी काम कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन भी, और लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। फिर वो हमारे साथ नहीं जुड़ते, कहीं और चले जाते हैं, उसका भी हमें कोई मसला नहीं। वो जाहिर है ट्रेन पाकिस्तान में, हाँ, कहीं भी जाएगा, ट्रेन बंदा जाएगा तो अच्छा, एटलीस्ट ट्रेन तो होगा, एटलीस्ट ट्रेन। नर्स तो नहीं बैठा होगा डॉक्टर की जगह। जो नॉर्मली मैंने बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस देखे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ में ऐसा ही है। प्राइवेट फैसिलिटीज़ की बात करो। अच्छा, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ लोग, माहौल तो बड़ा ख़राब होता है, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का माहौल तो थोड़ा सा आपको लगता है कि ठीक है, ये स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा होता, लेकिन जो वहाँ का स्टाफ होता है वो वेल ट्रेंड होता है। बिल्कुल वेल ट्रेंड और वेल नॉलेजेबल। ठीक है, वो कहता है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके आ जाता है, तो जो पास करता है उसको कुछ ना कुछ तो आता है, तभी तो पास हो जाता है वो। हाँ, तो पब्लिक सर्विस कमीशन पास करना इज नॉट इजी था। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी, अब हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर भी रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, डिफरेंस सैलरी का भी है, ऐसा नहीं है कि सैलरी का डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने आप को FCPS किया हुआ है और वो जनरल OPD कर रहा है, तो वो कहता है ना, डॉक्टर की एक भूख होती है, डॉक्टर की भूख होती है, मेरी ये फील्ड है। एग्जैक्टली। तो वो काम ही नहीं कर रहा, तो फिर वो उसको छोड़ के हमें ज्वाइन करते हैं
और फिर हमारे साथ काम करते हैं। ऑल्दो कि उनको फाइनेंशियल भी बेनिफिट होता है, अच्छा खासा बेनिफिट होता है, पॉलिश भी होते हैं। पॉलिश भी होते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि भाई आपने 8 घंटे दिन के देने हैं, ये नहीं हो सकता कि 4 घंटे की ड्यूटी। अच्छा, आप लोगों की ओपीडीज की टाइमिंग और जो उसकी ट्रॉम, अच्छा आप लोग कैसे बच्चे, आप लोग इन पेशेंट बच्चे कैसे लेते हैं? 2-3 जगह से हमारी एडमिशन है। एक तो ओपीडी से एडमिशन होता है, जनरल ओपीडी से, दूसरा ईआर से एडमिशन होता है, तीसरा रेफरल होते हैं। तो 3 तरह से हमारे पास आप लोगों का ईआर है? हाँ, ईआर हमारा जो है इस वक्त चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन चला रहा है कराची में, बिकॉज वो पहले से एग्जीक्यूट किया हुआ था, वो चल रहा था, तो उनके साथ हमारी कोलेब्रेशन है, साथ काम उसी फैसिलिटी में। सखर का ईआर हम खुद चलाते हैं और वो फुल फ्लैज हॉस्पिटल हम चलाते हैं। जो हमारा नवाबशाह का है हॉस्पिटल, वो तो है ही इंटेंसिव के, उसमें हमारी ओपीडी नहीं है। तो हम अब जो दूसरा ईआर चलाएंगे या अपनी एडमिशन करेंगे ओपीडी की, वो आजम बस्ती में होगा, सोबराज में होगा। तो ये 2 फैसिलिटी हम इसमें करेंगे अपनी प्रॉपर। अच्छा, अगर कोई इस तरह आप लोगों को लगता है कि कोई बच्चा ईआर में आता है या कोई बच्चा रेफरल्स पर आता है किसी डॉक्टर के, तो जब आप लोगों के पास जगह नहीं होती तो फिर उनको कहाँ आप रेफ़र करते हैं या कहाँ आप उनको मूव करने का सजेशन देते हैं? हम मूव नहीं करते। हम करते ये हैं कि हम ये कहते हैं कि आप हमें समरी भेजें, जैसे हमारे पास जगह होगी फिर हम आपको गो हेड देंगे कि आप मूव करें। नहीं, वो बच्चा अगर इंटेंसिव हो, नहीं, वो तो किसी न किसी फैसिलिटी में है, सही है, या नहीं है तो फिर वो ईआर में लैंड करता है। वो ईआर में रहता है, जैसे ही हमारे पास स्पेस बनती है हम पहले ईआर वाले बच्चे को ले लेते हैं, ठीक है। फिर जगह बनती है तो वो समरीज जो ईआर में कब तक होल्ड करेंगे आप उससे? ईआर में देखिए हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, जनरली वो ईआर में 24 आवर्स तक होल्ड होता है, इससे ज़्यादा हम होल्ड कर नहीं सकते। हाँ। कर नहीं सकते, या करने की कोशिश करते हैं कि उसको ले लें। तो हमारे पास जो बच्चा डिस्चार्ज हुआ उसकी जगह नया बच्चा आ गया, तो कोशिश ये होती है कि ईआर से बच्चा ऊपर आ जाए। और बाकी जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, अब जनरली होता ही है कि प्राइवेट सेक्टर वाले ज़्यादा अप्रोच करते हैं जब वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं फाइनेंशियली। अब वो 20 दिन 15 दिन उन्होंने प्राइवेट तो कर लिया, अब बच्चे को तो लॉन्ग टर्म स्टे चाहिए, तो फिर वो अप्रोच करते हैं, तो फिर हम उनको थोड़ा सा होल्ड करवाते हैं। देखिए हक उनका है जो पहले ईआर में आ गया, और फिर बाकी वो भी लोग हैं जिनकी ज़रूरत है, तो जैसे जगह बनती जाती है फिर हम उनको कॉल करते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा जो है ना वो इक़दाम है। तो अभी कराची में, ज़ाहिर है कराची में देखा जाए तो सेंसस के हिसाब से तो आबादी बहुत कम है, लेकिन आप लोग तो रोज़ चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। तो जो 4 करोड़ की आबादी है उसमें कितनी फैसिलिटीज़ आप लोग और बनाने का प्लान है आप लोगों का? दो और फैसिलिटीज़ हैं, और शायद 2026 तक एक और फैसिलिटी इसमें ऐड हो जाए। तो अच्छा। तकरीबन 4 फैसिलिटीज़ हमारी कराची में हो जाएंगी। ओके, तो 4 फैसिलिटीज़ कराची में हो जाएगी इंक्लूडिंग आज़म बस्ती? जी, आज़म बस्ती, सोबराज, एक हमारा कोरंगी का हो जाएगा। चौथी कहाँ बनाएंगे? एक और फैसिलिटी है, उसका अभी नाम लेना बेहतर नहीं है क्योंकि वो कोई और रन कर रहा है, तो जब वो फ्री हो जाएगी तो वो नाज़माबाद वाली साइड पे एक और उस तरफ आ जाएगी। उस तरफ आ जाएगी। तो वी वाज जस्ट प्लानिंग कि एक कुरंगी पे आ जाए, एक नाज़माबाद वाली साइड आ जाए, एक सेंट्रल में आ जाए, फिर वो सदर वाले रीजन में आ जाए। तो एक तरह से एक नेटवर्क आपका पूरे कराची में फैला हुआ होना चाहिए, तो जिसको हम तो अच्छा, तो आप जिस तरह भी आपने कहा कि कोलैबोरेटिव जब आप लोग काम करते हैं तो उसमें मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो बहुत कम होता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जो ऑलरेडी जहाँ पर आप लोगों का ऐसा जो मैटरनिटी सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, उनके साथ ही कोई फैसिलिटी बनाई जाए ताकि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी उसमें? जी, जो मैंने आपसे कहा कि आज़म बस्ती और सोबराज, वो दोनों ऐसी फैसिलिटी हैं जो मैटरनिटी होम्स मौजूद हैं, उनके साथ हम बना रहे हैं। ओके, वो DHQs हैं? जी जी जी, सोबराज जनरल हॉस्पिटल KMC के अंडर आता है, उसमें इस वक्त OBGYN चल रहा है, पीडियाट्रिक हम स्टार्ट कर देंगे। तो एक फैसिलिटी मदर एंड चाइल्ड की वहाँ डेवलप हो जाएगी। आज़म बस्ती मदर एंड चाइल्ड हो जाएगी। नवाबशाह में जहाँ हम इंटेंसिव केयर कर रहे हैं, मदर एंड चाइल्ड मौजूद है वहाँ पे। तो ये 3-4 फैसिलिटी हमारी है। मीरपुर ख़ास में अगर प्लान है हमारा जो, उसमें भी हम यही प्रपोज़ कर रहे हैं कि मदर एंड चाइल्ड लेके चलें। जामशोरों में एक बन रहा है जायका के ताउन से एक हॉस्पिटल, जो कि जायका के जापानीज़ के तहत, तो ये इंशाल्लाह सितंबर 25 में बन जाएगा। वो भी मदर एंड चाइल्ड के साथ ही है, तो हमारा अप्रोच वही है। अच्छा, जायका बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, और मुझे अंदाज़ा है उनका, और उनके साथ मैंने एक छोटा प्रोजेक्ट किया था। लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फैसिलिटीज़ बनेंगी तो आपको क्या लगता है कि कितने प्राइवेट हॉस्पिटल छोटे जो हैं वो उनका काम ख़त्म होने वाला है? उसकी वजह दो वजूहत हैं उसकी। जब आप मोर्टेलिटी रेट को कम करेंगे, जब आप अवेयरनेस, जब आप फैसिलिटी बनाएंगे, तो डेफिनेटली जो लोग OPD में आएंगे, जो आसपास के लोग होंगे, उनको अवेयरनेस भी आएगी। जी, सही है। तो अब आप लोग ये बताएं कि अवेयरनेस की तरफ किस तरह जाना चाहते हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका जो मकरू धंधा है वो कैसे बंद होगा? अच्छा देख लें, अब हम ये 4 फैसिलिटी खोल भी लें तो मैं आपको एक रफली एस्टिमेट दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में 66 लाख बच्चे पैदा होते हैं पर एनम।
ठीक है, ये तो 66 लाख से आपकी आबादी बढ़ती है। अब आप इसको कहते हैं ना 24 करोड़ के ऊपर डिवाइड करें, ठीक है, और फिर 4 करोड़ के ऊपर डिवाइड करें, तो बच्चे की पैदाइश तो कम होगी नहीं। ठीक, हम फैसिलिटी भले एक्सटेंड कर लें, ये जो आप कह रहे हैं ना छोटे सेंटर्स, ये ज़रूर बंद हो जाएंगे। और छोटे सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, कुरंगी में ये काफ़ी हद तक डाई डाउन हो चुके हैं। अच्छा जी, कुरंगी में ये सक्सेस स्टोरी है, ये सक्सेस स्टोरी है हमारी। अच्छा माशाल्लाह। अब बात यह है कि हम कुरंगी में और 4 जगहों पे चले जाएंगे तो उस एरिया में जो विसिनिटी में है वो तो बंद हो जाएगा, लेकिन सम हाउ कराची इज़ ए ह्यूज, आप बहुत अगर बड़ा है। बहुत बड़ा है। अब आप मैं और छोड़ें हदीद तक चले जाएं तो लांडी, मलीर, गुलशन हदीद और पता नहीं क्या क्या एरिया चले जाएंगे, टाउन एग्जैक्टली। हाँ। तो अब इन सारे लोगों की जगह तो उनका बिजनेस यहाँ से हट के कहीं और चला जाएगा। हाँ, यकीनन ऐसा ही होगा। तो ये एक एलिमेंट है जो कि शायद इतना आसान नहीं है ख़त्म करना। लेकिन खैर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी आप लोगों के पास कितने लोग जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कराची में या और फैसिलिटीज़ पर अलग अलग इस वक्त अगर हम ऑल टुगेदर SICHN की एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो लास्ट मैंने पेरोल गुजारा है वो 749 एम्प्लॉयज़ का है। अच्छा जी, 749, यस, 749 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है और वो काम कर रहे हैं हमारे और वो वेल ट्रेंड है। वेल ट्रेंड। अच्छा, आप लोग पहले ट्रेनिंग देते होंगे, फिर उनको वो अपनी फैसिलिटी पूरा में प्रोसेस है हमारा एक ट्रेनिंग का। जो कराची ट्रैवल कर सकता है उनको हम कराची बुला के ट्रेन करते हैं, जो कराची ट्रैवल नहीं कर सकता तो हमारी यहाँ से टीम जाती है और उनको एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाती है। ओके। इस वक्त भी जो नवाबशाह में फैसिलिटी मौजूद है तो पूरे पिछले 1 महीना जो गुजर रहा है हमारी नर्सेज और डॉक्टर्स हर हफ्ते के लिए जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाते हैं और फिर 1 हफ्ते बाद वापस आते हैं, फिर दूसरी टीम जाती है। तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो चलता रहता है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इनफ बजट मिल रहा है अपने ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए? जी बिल्कुल। इस वक्त जो बजट सिंध गवर्नमेंट हमें दे रही है वो मोर देन इनफ है। अच्छा जी, हमारी क्योंकि इस्टेब्लिशिंग फेज़ में है तो हमारे बहुत सारा इक्विपमेंट ख़रीदना पड़ रहा है। तो उसके बावजूद भी आई एम सेइंग कि जी हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट और सारी चीज़ें इस वक्त मेंटेन हैं, मैनेज्ड हैं और हमने फैसिलिटी को भी मेंटेन किया हुआ है। जनरली अच्छी बिल्डिंग बन जाती है, उसको सस्टेन करना और मेंटेन करना जो है गवर्नमेंट सेक्टर में मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे साथ ये चैलेंज नहीं है। अच्छा, किसका एम था इसको इस्टेब्लिश करना? डॉक्टर जमाल रज़ा के साथ जो है मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर अज़रा फजल पेशियो ने और CM साहब बहुत कंट्रीब्यूशन है जी। दोनों इन लोगों का आइडिया ये था कि जैसे NICVD ने एक्सपेंशन की है तो बच्चों में भी इसी तरह एक्सपेंशन होनी चाहिए। जैसे NICVD मल्टीपल जगहों पे खुला तो पीडियाट्रिक फैसिलिटीज़ भी खुलनी चाहिए। तो वो इनिशिएटिव जो है इन दोनों का है। मैं कहूँगा डॉक्टर अज़रा फजल पेशियो प्राइमरली जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और CM साहब जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया कि हाँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उसको लेके चलना। हाँ, जाहिर है अपने एक बजट में से एक बजट अलग से निकाल के देना ये बहुत बड़ा एक काम है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि और ऐसा है ना कि कराची में फैसिलिटी ना हो तो बंदा बोले चलो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन एक NICH है और एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। एग्जैक्टली। लेकिन वो फिर ऐसा होता है कि वो जो आउटरीच एरियाज है ना वो कवर नहीं हो पाते NICH से। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पर भी और आपको पता है इतना ओवरबर्डन NICH रहता है। तो अभी आप लोगों 900 से ज़्यादा लोग आप लोगों के पास काम कर रहे हैं। आप लोगों का ये एम मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि भाई आप जिस तरह की आपने मुझे विजुअलाइज़ किया, चीज़ें बताई, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में बल्कि हर टाउन में एक फैसिलिटी आप लोगों की एक होनी चाहिए, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो चाहे वो गवर्नमेंट फंडिंग हो। तो इसके ऊपर आप डेडिकेशन से जो है ना वो काम करें ताकि इस चीज़ को हम बेहतर से बेहतर की तरफ लेकर जाएं। हमने जी आप बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये विजन है। विजन ये था हमारा कि हमने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल पीडियाट्रिक का होना चाहिए। सिंस 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें करना गवर्नमेंट के लिए शायद इस वक्त नहीं होगा, तो फिर हमने ये प्रपोज़ किया हर डिविजनल हेडक्वार्टर में एक फैसिलिटी होनी चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक यूनिट्स होने चाहिए और इनकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए कि अगर कोई सीरियस बच्चा है तो उसको डिविजनल हेडक्वार्टर में रेफ़र किया जा सके। सो वी आर वर्किंग ऑन दोज लाइन और आहिस्ता आहिस्ता उसी पे काम चल रहा है जो आपने बात नहीं। खैर 2 साल में आप लोगों की बहुत खूबसूरत स्टोरी है। जी बिल्कुल। ये अगर 2022 की बात करें, जी बिल्कुल, इस्टेब्लिशमेंट 2022 से और 2024 के अंदर अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे स्टैंडर्ड जो हैं वो एक बेंचमार्क को मीट कर रहा है और हमारी फैसिलिटीज़ जो है वो एक्सपेंड हो रही हैं कि एक फैसिलिटी जिसको आप बड़ा कहते थे अब दूसरी फैसिलिटी बड़ी होने वाली है, फिर वही फैसिलिटी दोबारा बड़ी होगी। और एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि बहुत अप्रिशिएट 2 साल के अंदर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आपने 900 लोगों को रोज़गार भी दिया, इतने सारे बच्चों को ट्रीट भी किया, सक्सेस स्टोरी भी रही होंगी। मैं इंशाल्लाह आऊँगा आप लोगों के फैसिलिटी में और इन चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे ताकि इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। अब प्रिवेंटिव चीज़ों के ऊपर अगर हम काम करें
तो आप कुछ व्यूवर्स को कुछ सजेशन, कोई मशवरे देना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहते हैं कि हर इदारे का अपना रोल है और हम ये कहते हैं कि इनिशिएटिव्स मौजूद हैं। किसी हद तक पीपीएचआई एक ऐसा इदारा है जिसने प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम किया है, ठीक है, और उसकी रीच भी, एक्सेस भी मौजूद बहुत है। एक्सेस है। बहुत एक्सेस है। अच्छा, रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा है। और खैर यहाँ पर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्राइमरी हेल्थ पे काम कर रही हैं। वन ऑफ देम इज सेना फाउंडेशन, जिसकी बहुत ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ की क्लिनिक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें काम कर रहे हैं। सो दे आर वर्किंग ऑन इट। हम जो काम कर सकते हैं हम वो काम कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को जो काम करना है उसको बहुत ही बेसिक हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी है, हैंड वॉशिंग करें। कोई भी काम करें उससे पहले हैंड वॉश कर लें। हैंड वॉश कर लेंगे तो आप आधी से ज़्यादा बीमारियों को, बच्चे को कम से कम छूने से पहले, दूध पिलाने से पहले, जो भी चीज़ें हैं वो खिलाने से पहले, अगर आप हैंड वॉश कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक अपने बच्चे को सेफ रख सकते हैं। हैंड वॉशिंग इज़ की, जो कि कोविड ने हमें सिखाई थी और फिर भूलते जा रहे हैं। भूलते जा रहे हैं। अच्छा, देखिए हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि आप इन चीज़ों को वो लेकर चलें, हैंड वॉश करें। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई तो 2-4 सजेशन ऐसी जो की सजेशन, जैसे आपने हैंड वॉश की बात की सजेशंस जो है ना, अगर आप देना चाहें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं या टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो उसमें कुछ चीज़ ऐसी बताना चाहें तो आप बिल्कुल बता सकते हैं बच्चे के हवाले से। अच्छा, देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो 4 चीज़ें होती है, मतलब एक चीज़ होती है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में जो हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जो मदर एंड चाइल्ड को सपोर्ट करिए, पीपीएचआई की फैसिलिटीज़ हैं, उस पर एंटीनेटल केयर होती है। एंटीनेटल केयर के कम से कम 4 विजिट एक माँ को करने चाहिए उस डॉक्टर के पास, उस फैसिलिटी में जाके। वो उस फैसिलिटी में जब आप 4 विजिट करेंगी, वो आपको तमाम चीज़ें बता देगा कि क्या करना है। 7वें महीने पे, 6ठे महीने पे जो एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगना है वो लगवाएं। अपनी खुराक को नॉर्मल करें। आजकल तो ये साशे देना शुरू हो गए हैं कि अगर माँ नहीं खा सकती तो वो एक न्यूट्रिशन एपेटाइजर टाइप, हाँ जी, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए न्यूट्रिशन दे देते हैं। वो तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, लेकिन होता ये है कि हम अपनी लापरवाही में विजिट ही नहीं करते। ये बस साल में, मतलब आप बच्चा है 9 महीने के लिए है, आप 2 दफ़ा चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा, कुछ नहीं होता। ये स्टैंडर्ड वो क्या है? हाँ, 4 कम से कम 4, कम से कम 4, और वरना हर महीने वो ज़रूर जाए। ओके, मतलब अगर आप नहीं जाते हर महीने तो फिर भी 4 दफ़ा तो चले जाए। सही है, ताकि मिनिमम विजिट जो होने चाहिए वो तो आप कर ही लें। तो अगर टेटनस वगैरह ये वो लग जाए, जो टीके लगने हैं, जो वैक्सीन होनी है, जो आपको न्यूट्रिशन के हवाले से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप अनार ही खाएंगे तो खून बढ़ेगा, आप गाजर खाएंगे तो खून बढ़ेगा। बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं जो कि आपको डॉक्टर, वहाँ न्यूट्रिशनिस्ट बैठे होंगे, वो आपको बता देंगे कि आप इस तरह भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं जिसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव वेज हैं। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ें अगर वो करना शुरू कर दें तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बच्चों के लिए क्या कहते हैं? हाँ, बच्चों के लिए तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर वो माँ अपना ख्याल रखेगी तो बच्चा तंदुरुस्ती पैदा होगा। अगर माँ अपना ख्याल नहीं रखेगी तो बच्चा कभी भी तंदुरुस्त पैदा नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे सवाल जवाब रह भी गए होंगे, तो इंशाल्लाह हम आपके फैसिलिटी में आएंगे, अपने जो व्यूवर्स हैं उन्हें दिखाएंगे कि जिन स्टैंडर्ड्स की आप बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड वाकई ही आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं और उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसका पूरा क्रेडिट मैं डेफिनेटली, अगेन मैं बड़ा दिल नहीं करता मेरा, लेकिन फिर भी सिंध गवर्नमेंट को जाता है। हाँ। क्योंकि हमारे कराची का हाल ऐसा है कि हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन जहाँ पर इन सिंध गवर्नमेंट की अच्छाइयाँ हैं तो वहाँ पर हम उनको ज़रूर अप्रिशिएट, NICVD है, JPMC है, आप लोगों की जो फैसिलिटी है, तो पूरा क्रेडिट जो है वो जाहिर है सिंध गवर्नमेंट को जाता है और आप लोगों को खास तौर पर। एक छोटा सा कमेंट दूंगा। गवर्नर साहब हमारे पास आए थे विजिट करने, तो उन्होंने फैसिलिटी साहब, जी, कामरान टेसोरी साहब, वो आए थे विजिट करने, और विजिट करने के बाद जब वो नीचे उतरे और मीडिया से उन्होंने एक बड़ा जुमला बोला, यार ऐसे ही काम करके इनको वोट मिल जाते हैं। नहीं, और देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटे से उसमें कह के वो चले गए, लेकिन फिर कोई शक नहीं है कि बहुत सारे काम, बहुत सारे मामला ऐसे हो चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट अपनी मार्केट नहीं कर पाती उस तरह, लेकिन जिस तरह करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हिडन है और हमें 2 साल बाद पता चल रही हैं। तो हम अंदाज़ा लगाएं कि बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो हिडन होंगी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का, और बहुत शुक्रिया आपकी टीम का, ख़ास तौर पर अनम का, जो हमें मिलवाया उन्होंने। तो मैं आपकी पूरी टीम का और मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।